इन्होंने कौन सा काम किया है? मैं गिना देना 5 बड़े काम, मैं तो दावे से कह सकता हूँ। अभी मैं 50 काम गिना दूंगा, बड़े बड़े काम। 5 काम का मैं 50 काम बता दूंगा। 5 काम क्या बताए ना? हाँ हाँ, जैसे मान लीजिए कि ढेकुलिया घाट का पुल किसने बनाया, किसकी कोशिशों से बना। ये जो यहाँ बंदे वाला रास्ता, अब सुनिए, तो नगर पालिका के इसमें नहीं है। नहीं, लेकिन हमारी कोशिशों से बना था। 5 साल हम चेयरमैन नहीं रहे तो वो काम रुका रहा, और जब चेयरमैन हो गए तो तब दोबारा 5 साल के बाद तक ये पालिका के रिजीम में वो 5 साल तक काम रुका हुआ था, आपको याद होगा। फिर दोबारा मैं चेयरमैन हुआ तो मैंने कोशिश करके फिर उसको बनवाया। ये बंदे वाला रास्ता जो खोलने वाला था बंद था, मकान तोड़ के बंदे का रास्ता किया, उसको क्या छोटा काम समझते हैं क्या? एक तो काम तो ये पालिका हिसाब बता रहे। 2006 में जब मैं चुनाव लड़ा था तो हमारे मंच पे अरशद जमाल कभी आए नहीं थे, और 2008 में चुनाव हुआ असेंबली का तो इन्होंने सिलेंडर निशान से चुनाव लड़ा था और पार्टी से निष्कासित हुए थे। अपनी बात को भूल जाते हैं। मतलब उनको तो उस काम को ईओ ने मंजूरी कैसे दे दी? और ईओ दरअसल इसमें हुआ ये है कि ईओ को पता शायद न रहा हो, या ईओ भी उस घाल मेल में और बुराड़ में और भ्रष्टाचार में शामिल रहे हो। ईओ भी मतलब भ्रष्टाचार मानते हैं। अरे तो और क्या था, मैं कह रहा हूँ कि जो काम हो चुका उसका टेंडर आप करा के पैसा निकाल लेते हैं। नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, जैसे जैसे लोकल बॉडीज़ इलेक्शन करीब आ रहे हैं, मऊ नगर पालिका हल्का में सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही हैं। सरगर्मियां इसलिए और भी बढ़ गई हैं कि गुज़श्ता दिनों साबिक एमएलए विजय राजभर ने एक लेटर जारी किया जिसमें इस योजना का जिक्र किया, और जिक्र करते हुए उन्हें वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के नाम लेटर लिखा, जिसमें कहा कि मऊ नगर पालिका पर काफ़ी दिनों से मुसलमानों का कब्ज़ा है, जिसके बाद सियासी हलकों में सरगर्मियां तेज़ हो गई और मौजूदा चेयरमैन ख़ास तौर से मोहम्मद तैयब पालकी और साबिक चेयरमैन अरशद जमाल एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियों का दौर शुरू कर दिया है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हमने अरशद जमाल और तैयब पालकी से ख़ास बातचीत की। आइए हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं। काफ़ी दिलचस्प बातचीत रही है, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, ज़रूर सुने आप। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। चेयरमैन साहब, जानना है कि जो इन दिनों सरहदी तोसी का मामला चला है जिसमें 54 गाँव को शामिल किया गया है, इसको लेके बीजेपी की तरफ से बार बार पोलराइजेशन करने की कोशिश की गई और कहा गया कि फाटक इस पार और फाटक उस पार में तफरीक करके काम किया गया। इस इल्ज़ाम को कितना दुरुस्त मानते हैं? ये इल्ज़ाम सरासर झूठ है, बकवास है। और कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हमने नहीं काम किया? रोडवेज पे देखा आपने, डिवाइडर बना करके हमने काम किया है। लाइट लगाने का काम, क्या वो मुस्लिम क्षेत्र था? क्या हमने रामलाल वाली घड़ी बनाई, क्या मुस्लिम एरिया है क्या? ये DCSK वाला रोड, मछली हट्टा वाला रोड, स्वदेशी काटन मिल वाला रोड, SC तिवारी का रोड, बरपुर का रोड, इमिलिया का रोड, या पवन सिंह, डॉक्टर पवन गुप्ता का रोड, हरदसपुर का रोड, क्या मुस्लिम एरिया है क्या? क्या वजह है कि हयात सेंटर का रोड बनाया, देवपरवा का रोड बनवाया, क्या ये मुस्लिम एरिया है क्या? क्या वजह है कि आप जानते हैं कि विजय राजभर और चकिया का रोड बनाया, छोटे लाल गांधी जैसे लोग बार बार आपके ऊपर तफरीक का इल्ज़ाम लगाते हैं? ये बकवास है। ये लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति खेलते हैं और सिवाय जनता में नफरत पैदा करके ये लोग अपनी राजनीति करना जानते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अरशद साहब, एक बहुत ज़्यादा चर्चा का मौजू है कि जब से जो सरहद के एक्सटेंशन का काम हुआ है, सीमा विस्तार का, तो जिसमें विजय राजभर ने एक अपने लेटर पे लिखा है कि मुसलमानों का कब्ज़ा और मुसलमानों के कब्ज़े को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी ने सरहद का एक्सटेंशन किया है, सीमा विस्तार का। तो आप इसको किस तरीके से समझते हैं? देखिए, वो लेटर जो था वो तो बहुत
मतलब शर्मनाक और अफसोसनाक था जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। और उस लेटर पर भी तमाम अधिकारियों ने उसको आगे फॉरवर्ड किया, हालांकि उनको देखना चाहिए था। बल्कि उसी मुद्दे को लेकर कुछ लोग हाई कोर्ट भी गए हुए हैं, आपको ये सूचना दे दूं। और उसमें आने वाले 12 तारीख में उस पर सुनवाई होनी है कि जो उन्होंने कम्युनलाइज करने की कोशिश की है चुनाव को, ये ठीक नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बात का कि इससे चुनाव पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले जो सीमा थी नगर पालिका की वो 43 स्क्वायर किलोमीटर की सीमा थी। तो उसको अगर आप हेक्टेयर में लेंगे तो 4320 हेक्टेयर के करीब आएगा। और जो नया क्षेत्र बढ़ाया गया है वो 8700 से ऊपर हेक्टेयर का क्षेत्र बढ़ाया गया, यानी 87 किलोमीटर का। तो 43 किलोमीटर की पूरी सीमा पहले थी और 87 अब नई बढ़ गई, यानी जितनी सीमा हमारी थी, जितना क्षेत्रफल था, जितना रकबा था, रकबा दोगुना बढ़ गया है, यानी अब तिगुना रकबा हो गया है। इसमें मकसद जाहिर सी बात है कि यही था कि जो अपने लोगों को जोड़ना चाहते थे या उनके दिमाग में जो भी बात रही हो, लेटर की जो भाषा है वो तो सही नहीं है, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में देखा जाए तो सिर्फ 70 हज़ार के आसपास आबादी बढ़ी है। तो उस आबादी में 40 से लेकर 45 हज़ार तक वोट बढ़ेंगे। 45 हज़ार वोट में पोल होगा 20-22 हज़ार, तो यही आबादी बढ़ी है। कुल मिला के क्या ये समझा जाए कि बीजेपी के जो लीडर हैं जैसे विजय राजभर, छोटे लाल गांधी, जो पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से नगर पालिका के इलेक्शन को? देखिए, हिंदू मुस्लिम तो इसमें चलेगा ही नहीं। इसमें तो आप साफ मान के चलिए कि सिंबल का भी बहुत प्रभाव नहीं होता। आप देखिए कि 2012 में मेरी पत्नी शाहिना जब चुनाव लड़ी थी तो वो सिंबल से नहीं लड़ी थी, वो ऐसे ही लड़ी थी आज़ाद, तो उनको 30,000 वोट मिला था। फिर मैं 2017 में सिंबल से लड़ा तो भी 30,000 वोट मिला। तैयब पालकी साहब बहुजन समाज पार्टी से लड़ते हैं और 52,000 वोट उनको मिलता है, जबकि बहुजन समाज पार्टी का कुल 4 से लेकर 5,000 वोट नगर पालिका। मतलब ऐसा आप ये कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी का कोई मतलब नहीं? नहीं, ये मैं क्यों कहूँगा, मैं ये नहीं कह सकता। समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा मतलब है, लेकिन इस चुनाव में जो नगरीय निकाय का चुनाव होता है, इसमें व्यक्ति का अपना काम चलता है कि व्यक्ति विशेष जो है, अगर आपका क्षेत्र में काम है, अगर आपकी सेवाएं हैं, तो उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे वो अगर हिंदू और मुस्लिम चलाना चाहें मेरे ऊपर, तो वो किसी भी कीमत पर नहीं पड़ेगा। आप मेरा पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए। कोशिश तो आप कर रहे हैं, सिंबल को लेकर कोशिश आप कर रहे हैं मुसलसल। हाँ, वो तो सिंबल तो हम लोग पार्टी में जरे मरे इस दरमियान आपने 2-3 रोज पहले एक इंडिकेशन दिया है, गमछा लगा के, कोई पीला गमछा लगाया है, क्या ऐसा रस्म? नहीं, वो मेरा इंडिकेशन नहीं था। वो तो जिससे मैं मिलने गया था, तबीयत खराब थी हमारे एक साथी की, तो उन्होंने हमारे सम्मान में वो हमको गमछा हमारे कंधे पे। नहीं, सियासी हल्कों में ऐसी चर्चा है कि मतलब अरशद जमाल कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को एक इशारा दे रहे हैं। अरे भैया, हमारी इतनी बड़ी हैसियत नहीं कि हम इशारा दें, लेकिन इतना हम जानते हैं कि हमने ज़िंदगी पूरी लगा दी समाजवादी पार्टी के लिए, और आगे भी उसी में मरना जीना है, कहीं जाना नहीं है। हम लोग वहीं रहेंगे, वहीं मरेंगे, क्योंकि आज की डेट में समाजवादी पार्टी से बेहतर, मैं तो जब से राजनीति में, मुझे और दूसरी कोई पार्टी इससे बेहतर नहीं लगी। एक इल्ज़ाम लगा है कि एक बार आपने आज़ाद लड़ा है असेंबली का इलेक्शन सिलेंडर से, तो तब समाजवादी पार्टी नहीं लड़ी थी ना। समाजवादी पार्टी तब नहीं लड़ी थी, ये सीट समझौते में चली गई थी, और उसे हमने गलती माना अपनी, तो वो तो बात आई गई, बीत गई। महायोजना अब समाजवादी पार्टी में है, और समाजवादी पार्टी से साबिक चेयरमैन अरशद जमाल भी हैं, लेकिन एक ही पार्टी में रह के दोनों चेयरमैन एक दूसरे पे एलिगेशन लगाने का काम करते हैं, ऐसा क्यों? मैंने कभी एलिगेशन नहीं लगाया है। मैं सीधे कह सकता हूँ कि मैंने कभी किसी मामले में, हमने कभी इल्ज़ाम नहीं लगाया है। चुड़ुक्केबाजी करते हैं वो, चुड़ुक्केबाजी कहूँगा मैं। आदमी से मिलने जाता हूँ तो कहते हैं दाल नहीं गले। मैं लखनऊ जाता हूँ पार्टी के सम्मेलन में तो कहते हैं कि फलां जगह गए थे। ये कौन छेड़ता है? महायोजना पे झूठ गुमराह करते हैं कि उन्होंने दस्तखत कर दिया। अरे दस्तखत तो आपने किया 2001 में कि महायोजना पे।
और फिर हाँ देखिए, ये इस बात को मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने छेड़ दिया। हाँ अरशद जमाल की मैंने वीडियो देखी, हाँ और जब इस पे चारों तरफ से दोनों लोगों पे कमेंट आने लगे, हाँ। तो वीडियो में उन्होंने कहा कि न मेरी गलती है न चेयरमैन तैयब पालकी की गलती है, ये तो सरकार के प्रोग्राम हैं, सरकार बनाती है। ये अकल बाद में क्यों आई? पहले इल्जाम लगाने से पहले सोच लिया होता ना कि ये इल्जाम लगा रहे हैं, क्या दुरुस्त है? बाद में क्यों दुरुस्त हो गए? और एक जगह बयान देते हैं कि मैं चेयरमैन हो गया तो महायोजना को समाप्त कर दूंगा। क्या उनको पावर है क्या महायोजना को समाप्त कर? अगर उनको पावर होता तो 2001 में कह नहीं देते कि नहीं चलती। 2001 में लगाते क्यों? अगर उन्होंने 2001 में लागू हुआ, 2004 में लागू हो गया प्रपोजल 2001 का, 2021 तक का, वो भी फिर भी झूठ बोलते हैं कि ये प्रपोजल 2012 तक का है, जबकि सरासर झूठ है। ये जो महायोजना लागू हुई थी 2001 से 2021 का नाम दिया है, जो 20 साल का है जी। तो इस तरह की झूठी गुमराहकुन बातें कह करके अपने की वाहवाही लेना चाहते हैं। आपके ऊपर एक एलिगेशन और लगाते हैं अरशद जमाल की आप वफादार नहीं हैं किसी के। वफादार तो वो भी वफादार मैं हूँ। इस तरह के हालात पैदा किए गए कि 29,000 में सिमट गए और हमने 55,000 वोट पाया है। और ये भी मैं और इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, बहुत कुछ बोल सकता हूँ, मगर ये कहाँ कहाँ दौड़े हैं हमें मालूम है, मगर उस बात को तुच्छपना वाली राजनीति में नहीं करना चाहता। पब्लिक महायोजना का मामला जहाँ तक आया है 2001 से लेकर 2021 तक का मामला, आपने पहले सोशल मीडिया पे शुरू किया उसके कापियों को पोस्ट करना, लेकिन इधर देखें कल आपने वजाहत की है कि न इसमें हमारी कोई गलती है, न चेयरमैन तैयब पालकी की कोई गलती है। देखिए, शुरू में क्या हुआ कि इन लोगों ने सारा इल्ज़ाम जो है उसका, जब जनता ने विरोध किया तो इन लोगों ने किसी दुकान पे मीटिंग करके, भाजपा के सब नेता थे, उसमें तैयब पालकी साहब भी थे, आपने देखा होगा। और कोई बिसाते की दुकान मुझे लग रही थी या जो भी जगह रही, वहीं मीटिंग किया इन्होंने, उसकी फ़ोटो अखबारों में भी छपी थी। तो वो सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल दिया कि 2002 में योजना बनी थी। तो अब मेरी मजबूरी थी कि मुझे अपनी सफाई में बोलना पड़ा, क्योंकि जैसे 2002 में हमारी सिग्नेचर हुई है और उसी तरह से तैयब पालकी साहब की 2021 के योजना में उनकी सिग्नेचर हुई है। तो मैं तो मानता हूँ कि वो सिग्नेचर मेरी है, तैयब पालकी साहब क्यों नहीं कहते कि हाँ योजना में मेरी सिग्नेचर, उनके फोटोज भी मीटिंग के साथ, डीएम के साथ ये योजना की किताब मेरे पास देखिए मौजूद है। ये आजकल तो ये किताब सबके पास मौजूद है। आजकल इसमें आप देखेंगे साइन भी, आपको सिग्नेचर भी देखना हो तो ये देखिए उनका नाम तो देखा गया, दोनों लोगों का देखा गया, दोनों लोगों का। तो उससे मुंह बचाना, देखिए जो फैक्ट है उससे मुंह नहीं बचाना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं जो फैक्ट है, देखिए तैयब पालकी से मेरा राजनीतिक विरोध रहता है, आप कितना रहता है आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनका दिफा किया है, क्योंकि सच यही है। सच यही है कि वो सारा खेला जो है वो बीजेपी सरकार ने किया है, और बीजेपी के लोग ही उसको मुद्दा बना रहे हैं। चूंकि अब उधर गाली पड़ने लगी तो बीजेपी को न कोई आरोप लगा सके, वो लोग नगर पालिका पे चढ़ बैठे। तो हमारा और तैयब पालकी का विरोध अपनी जगह पे, लेकिन जब नगर पालिका का मामला आएगा तो हम तैयब पालकी के साथ कदम से कदम मिला के खड़े रहेंगे। लेकिन जब ये हमारा उसूल है। दोनों एक पार्टी में हैं, तो अरशद जमाल को तैयब पालकी से डर लगता है का कि बार बार उनके ऊपर अटैक करते हैं? अटैक नहीं करते हैं, राजनीति में अपनी सफाई में बात करना ज़रूरी है, और जो सत्ता में है तो तनकीद तो उसी पे होगी ना, जो सत्ता में है ही नहीं है उस पर क्या तनकीद? ये तो बीजेपी वाले करते हैं कि जो सत्ता में नहीं है उसकी नुक्ताचीनी की जाती है। भाई मुहासबा तो उन्हीं का होगा जो सरकार में है, जो सत्ता में है, जो पावर में है, तो निशानदेही करनी पड़ती है। अब आप बताइए कि जो टेंडर इन्होंने कराया, मैं उसी पे आ रहा था, हाँ, जो आप आइए तो उसको आप तनकीद क्यों कर? नहीं, आपकी बात पे मैं आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक सवाल ये है कि क्या पार्टी में अगर पार्टी के खिलाफ एक लीडर पे कर रहे हैं तो कहीं पार्टी आपके ऊपर कोई कार्रवाई तो नहीं करेगी? अरे भाई देखिए, पार्टी की अपनी अलग मामला है। कोई पार्टी के लेकर, जैसे बहुत सारे सभासद हैं हमारे वहाँ, लेकिन हमारे दल वाले भी बसपा से तैयब पालकी जीते थे तो हमारे दल वाले भी उन्हीं के साथ थे, सारे सभासद उन्हीं के साथ थे। तो इस निकाय के मामले में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं होता है, निगमों तक तो चलता है ग्रुप, लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायतों में आने पर लोगों को अपना काम कराना होता है। तो कोशिश ये करते हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष से अच्छा तालमेल बिठा के चलें ताकि हमारे क्षेत्र में विकास हो सके। अब मैं आता हूँ उसी पे, 15वां वित्त वर्ष का जो टेंडर हुआ था और आपने उस पर एतराज़ जाहिर किया और कुछ सभासदों का नाम आपने लिखा, जिसके बाद अगले दिन
टेंडर रद्द कर दिया जाता है। तो इस सवाल को मैंने तेज पालकी से भी पूछा, तो कहते हैं कि अगर कोई चीज़ इमरजेंसी काम के लिए हो तो क्या वो काम नहीं कराया जाए? अगर पुलिया टेंडर से पहले करा देंगे, और उन्होंने कराया कि इनके पहले का किया हुआ, ये कैसे साबित होगा? ये कैसे साबित होगा? देखिए टेंडर प्रक्रिया, हमारे डेवलपमेंट के काम में आप बाधा डाल रहे हैं, रुकावट पैदा कर रहे हैं। नहीं, आप 5 साल से आप चेयरमैन है, कभी मैंने डाली तो आप बता दीजिए आज क्यों मामला है। अब मैंने मामला उठाया भी नहीं, वो तो उन्हीं के सभासद लोगों ने वो मामला उठाया, और जब टेंडर हुआ तो वो ले आए। भाई साहब मैं आपको बताऊं कि जो 4 करोड़ रुपए का वो टेंडर है, 68 काम है, उसमें से आधा से ज़्यादा काम मौके पे है ही नहीं है। वो काम तो पहले का हुआ है, जो उनके कार्यालय में जो निर्माण हुआ है फर्नीचर का, वो न जाने कब का हुआ है, और वो टेंडर में था, पता नहीं 8 लाख का या 12 लाख का। तो मेरा कहना ये है कि इस जेई और ईओ की जिम्मेदारी बनती है कि जो टेंडर होना है तो पहले जाके वो साइट चेक करते हैं, और साइट चेक करके देखते हैं कि काम करने लायक है कि नहीं है। तो वो काम तो करने लायक था ही नहीं, वो काम तो बढ़िया है सब। तो उस काम को ईओ ने मंजूरी कैसे दे दी? और ईओ दरअसल इसमें हुआ ये है कि ईओ को पता शायद न रहा हो, या ईओ भी उस घाल मेल में और फ्रॉड में और भ्रष्टाचार में शामिल रहे हो। ईओ भी मतलब भ्रष्टाचार मानते हैं। अरे वो तो और क्या था, मैं कह रहा हूँ कि जो काम हो चुका उसका टेंडर आप करा के पैसा निकाल लेते हैं। ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था ना। और जैसे ही ये मामला सभासदों के द्वारा पब्लिक के बीच में आया है, तो सभासदों के उससे मैंने एक पोस्ट लगा दी, तो फौरी तौर से टेंडर निरस्त कर दिया गया। मैं कह रहा हूँ कि इसका जवाब देना चाहिए ना चेयरमैन साहब को या ईओ को। ये तो सब मिले हुए हैं, एकदम पक्का समझिए कि बिना सबकी मिले भगत के इस तरह का कोई काम नहीं हो सकता कि जहाँ काम है ही नहीं है कराना, वहाँ फर्जी टेंडर निकाल के फर्जी पेमेंट निकाल। बीजेपी के लीडरान बार बार ये कहते हैं कि फाटक इस पार और फाटक उस पार में दोनों चेयरमैन ने तफरीक किया है, और आपने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि मेरे काम तो उधर नज़र आ सकते हैं। तो ये पालकी ने कुछ किया है कि नहीं? मैं नहीं जानता। नहीं, मैं तो आजकल घूम रहा हूँ तो मैं अब जानता हूँ, उस वक्त नहीं जानता था, लेकिन अब तो मैं घूम रहा हूँ सारी बस्तियों में। तो ये बात तो सही है कि तैयब पालकी ने जो बस्तियां हैं सड़कें तो बना दी, मगर जो असल बस्तियां हैं उन बस्तियों की हालत आप जाइए, कभी निकलिए, थोड़ा सा जाकर देखिए कि उधर ताजोपुर में क्या हाल है, बकवल में क्या हाल है, उधर और जो इलाके जो नवाही जो इलाके पड़ते हैं शहर के, उन इलाकों में जाइए और बस्तियों में देखिए क्या हाल है। आज ही हम लोग बकवल की दलित बस्ती में थे, सारा पानी निकासी का कोई इंतजाम नहीं किया। हमारे ज़माने में, शाहीना के ज़माने में जो इंटरलॉकिंग वगैरह हुई थी वही है, एक ईंटा नहीं रखा है। और जाके ज़रा पूछिए, कोई गलत थोड़ी ना बात है कि अच्छा इस उधर की बात क्यों कर रहे हैं आप, इधर ही आ जाइए, ज़रा जाइए रघुनाथपुरा की हालत देखिए क्या है, ज़रा कल्याण सागर की हालत देखिए, ज़रा रहमत नगर की हालत देखिए, अहमदनगर की हालत देखिए, आप हैदर नगर है वहाँ की हालत जाके देखिए। आप इधर आप चले जाइए बुनकर रेलवे की तरफ, इधर जाके देखिए बस्ती में क्या हालत है। आप कह रहे हैं सफाई का हाल तो बेहद बुरा हो गया। मैंने इसको भी कहा है, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया है। वो कहते हैं मैंने डेवलपमेंट के इतने काम किए हैं। रूमर फैलाए जा रहे हैं, रूमर फैलाए जा रहे हैं। अरशद जमाल खुद अरशद जमाल खुद बता दें अपने 5 काम जो बड़े काम किए हों अपने टाइम में। 5 काम कम 50 काम बता दूंगा। 5 काम क्या बताए ना? हाँ, जैसे मान लीजिए कि डेगुलिया घाट का पुल किसने बनाया, किसकी कोशिशों से बना। ये जो यहाँ बंदे वाला रास्ता सुनिए, तो नगर पालिका के इसमें नहीं है। नहीं, लेकिन हमारी कोशिशों से बना था। 5 साल हम चेयरमैन नहीं रहे तो वो काम रुका रहा, और जब चेयरमैन हो गए तो तब दोबारा 5 साल के बाद तैयब पालकी के रिजीम में वो 5 साल तक काम रुका हुआ था, आपको याद होगा। फिर दोबारा मैं चेयरमैन हुआ तो मैंने कोशिश करके फिर उसको बनवाया। ये बंदे वाला रास्ता जो खोलने वाला था बंद था, मकान तोड़ के बंदे का रास्ता किया, उसको क्या छोटा काम समझते हैं क्या? एक तो काम तो ये पालकी ऐसा बता दें, पूरी जल निकासी की व्यवस्था हम लोगों ने खीरीबाग से लेकर पानी लगता था तो खीरीबाग बुलाकीपुरा से होते हुए आपके पोखरी में जाता था, तो उसको निकालते हुए हम लोग भरऊपुरा और से निकाल के लेके गए, फिर नदी तक वो नाला बनाया गया। इस पूरे इलाके की व्यवस्था बनी। यहाँ से नाला बनाया गया छिटनपुरा होते हुए पूरा कमरिया तक, और उसके आगे कलेक्ट्रेट के सामने, बल्कि उसमें एक बार तो पानी भर गया था तो हम लोगों को पूरी स्वास्थ्य विभाग की अस्पताल की पूरी बाउंड्री तोड़नी पड़ी। इस बरसात में आपने देखा है कि आपके इलाके में नाले की जो पानी की निकासी की अदम दस्तयाबी इन्होंने बीच में नाले को थोड़ा सा बनाया तो बीच में तल्ली उठा दिया। इनको कोई मतलब तो है नहीं कहाँ तल्ली उठ रही है कहाँ नीचा है। आप देखिए कि इसी रोड को बनाया इंटरलॉकिंग, ये 2 साल से बन रहा है। रोड दारुल उलूम वाला रोड जो है ये 2 साल से बन रहा है। इसको मैंने 2013 में बनवाया था, यानी
7 दूनी 9 साल हो गया। 2013 में आप बनाया था, पिच रोड आपने बनाया था, हाँ। कहा कि एक बारिश भी नहीं झेल पाई थी। अरे 7 साल तो जोड़िए भैया, 2013 में बनाया था और अब वो दोबारा बन रही है 22 में। 9 साल हो गया भाई साहब, ऐसी बात कर रहे हैं आप। अभी 3 ही काम हुआ और बताइए। 9 साल हो गया उसको बनाए हुए 9 साल हो गया ना। पब्लिक में ये मैसेज देना चाहते हैं कि 29,000 उनको मिला है, लेकिन टिकट वफादारी के नाम पे उनको मिलेगा, तो ये पालकी को नहीं मिलेगा। हमने सबसे ज़्यादा वोटों से जीता हूँ, सीटिंग सीट है और हमें उम्मीद है कि पार्टी को जिताऊ उम्मीदवार चाहिए, समझ रहे हैं जी। इंशाल्लाह हमें टिकट मिलेगा। एक सोशल मीडिया पे उन्होंने एलिगेशन लगाया कि टेंडर 15वां वित्त वर्ष का टेंडर हुआ, जिसमें काम मैक्सिमम पहले हो गए, फिर उसको टेंडर में शामिल कर दिया गया और हमारे इल्ज़ाम लगाने के बाद फौरी उस टेंडर को रद्द भी किया गया। ऐसा क्या है? ये उनका कहना गलत है, ये सरासर गलत है। अगर पुलिया अगर टूटी हुई है और अर्जेंट में बनी हुई है तो क्या उसको आप कहेंगे? ये हमारे कामों में टांग अड़ाने का काम करते हैं, इसलिए कि हम विकास के कामों को रोक दें, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हमारे विकास के कामों में ये बाधा बन रहे हैं, विकास के कामों को रोकना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ शहीदी रोड के सामने पुलिया टूटी हुई थी, हमने अगर उसको बनवाया अर्जेंट में कहाँ टेंडर होंगे उसके? अर्जेंट में अगर फौरन, तो बोर्ड को इस बात का इख्तियार है तो कि पहले आप बना सकते हैं, बाद में उसका टेंडर हो सकता है। पाइप फटेगी तो हम टेंडर कराएंगे, 1 महीना लगेगा। ऐसा तो सभी चेयरमैन करते रहे, जो पहले काम हो जाता है, फाइल का भी काम हो जाता है। जो भी होते हैं नियम से होते हैं, मगर बाल की खाल निकालना और होता है जी। विकास में बाधा डालना ये और चीज़ है, और ये बाधा डालते हैं, अपने आदमियों से बाधा डलवाते हैं। क्या तैयब पालकी से अरशद जमाल को खौफ है क्या, टिकट नहीं मिलेगा? अब ये तो वही जानते हैं, मगर मैं अपनी बात करूंगा कि मैं इंशाल्लाह टिकट मिलेगा हमें और हम कामयाब होंगे, इसलिए कि सर जनता हमें चाहती है। एक चीज़ है कि जब ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से कोई तजवीज़ पेश होती है जिसमें नगरपालिका मेंबर होता है, तजवीज़ पास हो जाती है, लेकिन जब पब्लिक से एतराज़ आते हैं तो आप लोग भी इसमें आ जाते हैं कि नहीं ये काम गलत हुआ है, हम पब्लिक के साथ हैं। उसी मीटिंग में क्यों नहीं कहा जाता कि ये तजवीज़ गलत है, जैसे महायोजना में आपने देखा? महायोजना में तजवीज़ गलत, तजवीज़ तो तजवीज़ होती है ना, प्रस्ताव होता है, ऑब्जेक्शन का टाइम दिया जा रहा है ना, फिर कौन सा है? तजवीज़ जो पेश की गई है, तजवीज़ प्रोजेक्ट महायोजना से बनी है, तो उसने कहा कि जिसको ऑब्जेक्शन करना है करिए, तो उसमें कौन सा ऑब्जेक्शन कर दें? उनके प्रोजेक्ट को बदलवा दें। नहीं, जैसे 4 मीटर की सड़क को 30 मीटर किया जा रहा है, तो आप वहाँ पे सलाह दे सकते हैं या अरशद जमाल नहीं कर सकते ना, इसलिए कि आमंत्रित की जा रही है आपत्ति, उनको मौका दिया जा रहा है 1 महीने का कि जनता को किसी को आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज कराए, सुनवाई होगी उसकी। हाँ, ये चीज़ इसलिए मैंने पूछ लिया कि लोगों के अंदर ये कन्फ्यूज़न पैदा किया जा रहा है कि चेयरमैन ने कुछ किया नहीं जा बोला। रहा है ना। जब ये लागू हुआ 2001 में, क्यों नहीं उन्होंने 30 मीटर की रोडें थी, वहाँ पे 100 मीटर की रोडें, क्यों नहीं उन्होंने कर दिया? अपने कार्यकाल में क्यों नहीं कर दिया? ये उनके कार्यकाल में तो फाइनल हो गया, यहाँ पे तो आज तो आपत्ति मांगी जा रही है। आपकी हिम्मत है जाके जिलाधिकारी महोदय से पूछे, जिलाधिकारी ने पूछे कि क्यों यहीं पे क्यों नहीं ये रिजेक्ट कर दिया गया, प्रस्ताव ही न देते? क्या ऐसा संभव है क्या? ये बकवास की बातें हैं। आप प्रस्तावित करते हैं ना, प्रस्तावित में आपत्ति मांगते हैं, आपत्ति में जवाब दीजिए। समाजवादी प्रस्ताव को तो नहीं बदलवा सकते ना जी, वो गवर्नमेंट के द्वारा तैयार हुआ है। ये जो प्रस्ताव हुआ है ये गवर्नमेंट के द्वारा तैयार हुआ है। महायोजना का कोई ऐसा नहीं है कि हम नगर पालिका में हम पास कर देते हैं। नगर पालिका उसका अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है, संयोजक होता है सिटी मजिस्ट्रेट, और बाकी सब पदेन सदस्य होते हैं। समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो अखिलेश यादव, वो आपको पार्टी में बाइज्जत शामिल करते हैं, और वही समाजवादी पार्टी के साबिक ज़िला सदर हैं अरशद जमाल आपके खिलाफ तरह तरह के एलिगेशन लगाते हैं
क्या उनके खिलाफ पार्टी की जो खिलाफ वर्जी है उसके लिए कोई कार्रवाई के लिए आपने कुछ पार्टी में दिया है या नहीं? मैं देखिए किसी के फेर में नहीं रहता, जैसे वो मेरे फेर में रहते हैं, मैं उनके चक्कर में नहीं रहता। मैं अपनी राजनीति करता हूँ, अपनी राजनीति का अपनी जनता के बीच रहता हूँ, उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए जो साधन है उसका इस्तेमाल करता हूँ। आपने बहुत सारे काम बताए, काम कराए, बहुत डेवलपमेंट हुए, लेकिन पूरे 5 साल में एक एलिगेशन आप पे लगता रहा है कि सफाई का काम बहुत खराब रहा है, ऐसा क्यों? मेरे पीरियड में डोर टू डोर कलेक्शन का काम हुआ। मेरे पीरियड में 5.5 बीघा ज़मीन परधा में खरीदी गई। मेरे पीरियड में ही 13 बीघा ज़मीन रैनी में खरीदी गई। या उन्होंने अपने पीरियड में अगर ये काम किए होते तो मुझे ये बोझ नहीं आता। ये सारी ज़मीनें खरीदने का बोझ जो आज हमारे सर पे है वो नहीं आता। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। मैं दावे से कहता हूँ कि वो 5 साल रहे हैं तो 5 साल 5 काम गिना दे कोई बड़े। हमने जिस तरह से सईदी रोड का काम किया, कम्युनिटी हॉल बनवाने का काम किया, ज़मीनें खरीदने का काम किया, जहांगीराबाद सब स्टेशन का वो ज़मीनें हम ही ने नगर पालिका ने खरीदी है मेरे ही पीरियड में। तो इन्होंने कौन सा काम किया है? मैं गिना देना 5 बड़े काम, मैं तो दावे से कह सकता हूँ अभी मैं 50 काम गिना दूंगा बड़े बड़े काम। बार बार खुलकर एक इल्ज़ाम आप पे लगाते हैं कि मुख्तार अंसारी से आपका ताल्लुक़ है, 2 बार उनके हिमायत से आप जीते हैं, ऐसा क्यों? अब देखिए चुनाव था तो अरशद जमाल भी मंच पे थे, पार्टी का जैसा निर्णय होगा वैसा होगा। और ये कहना बकवास है। और 2006 में जब मैं चुनाव लड़ा था तो हमारे मंच पे अरशद जमाल कभी आए नहीं थे। और 2008 में चुनाव हुआ असेंबली का तो इन्होंने सिलेंडर निशान से चुनाव लड़ा था और पार्टी से निष्कासित हुए थे। अपनी बात को भूल जाते हैं। मतलब उनके ऊपर भी गद्दारी का एक सिंबल है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। पार्टी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था, पार्टी से निष्कासित हुए थे। तो वो तो हमेशा कहते हैं कि हम लोग पार्टी के वफादार हैं, हमारे पास कोई दाग नहीं है। वफादार तो पार्टी से क्यों निष्कासित हुए, क्यों उन्होंने सिलेंडर निशान से असेंबली का चुनाव लड़ा, वो बता दें। एक चीज़ आप बताइए कि आप बताए हैं कि फाटक उस पार मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, जैसे बहुत बड़ा काम ऑडिटोरियम का आपने, हाँ, और दोनों पीरियड में आपने उस काम को किया। ऑडिटोरियम का इस पीरियड में, और पहले जो आपने कम्युनिटी हॉल का काम कराया, बरपुर और इस तरीके से सारी इलाकों में आपने काम किया। तो क्या उस इलाके के लोगों तक मैसेज पहुंचाने में आपकी कोताही तो नहीं है जो लोग इस तरीके के प्रचार करते हैं? ये गिने चुने लोग हैं जो प्रचार करते हैं और सब जनता जानती है कि हमने कहाँ कहाँ काम करने कराए हैं। ये लोग दुष्प्रचार करते हैं कि झूठ इतना बोलिए कि सच हो जाए। और मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता, मगर वो इल्ज़ाम पे उतरते हैं, हर चीज़ को झूठ बोल करके हाँ अपनी बात को सच साबित करने की कोशिश करते हैं। अगर झूठ का तमगा दिया जाए तो इनको दे देना चाहिए। एक इल्ज़ाम मैंने एक इंटरव्यू सुन रहा था अरशद जमाल का, जिसमें उन्होंने लगाया कि मैक्सिमम काम जो मेरे रिज्यूम के थे मैंने फाटक उस पार के काम किए हैं। तो ये पालकी का शायद एक आँख हो तो हो, नहीं तो ऐसा नहीं है। अरे तो काम बता दें कि जनता जानती है कि कौन डिवाइडर बनाया, कौन कम्युनिटी हॉल बनवाया, जितने रोड बनवाए सब किसने बनवाए, जो लाइटें लगवाई किसने लगवाई, जहाँ पे हाई मास्क की लाइटें लगवाई किसने लगवाई। क्या उन्होंने एक भी कोई एक दो हाई मास्क के अलावा कोई काम किया है क्या? हमने जो भीटी में जो हमने लगाया, ये जो लाइटें लगाने का काम रामपुर चकिया में, ये चकिया जो अचार गया है पूरी लाइट लगवा दिया, रजनिया को जाने वाली पे लाइट लगवा दिया। कहाँ नहीं लाइट लगवाया, चारों तरफ तो लाइट लगवा दिया। इस तरीके के इल्ज़ाम लगाने के मकसद क्या विजय राजभर और अरशद जमाल का एक साथ चेयरमैन बोर्ड में रहना और कहीं ना कहीं साठगांठ तो नहीं ना है? ये तो मैं बिल्कुल, मुझे शक हो रहा है कि ये दोनों की साठगांठ है कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएं और मुस्लिम कम्युनिटी में वाहवाही लूटने के लिए। संभव है, ऐसा हो सकता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप नगर पालिका के आवाम को?
नगर पालिका की आवाम को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरह हमने विकास किया है उसी तरह से जो भी हमारे क्षेत्र नए आए हुए हैं उनमें भी हम पूरा विकास करेंगे। प्राथमिक सुविधाएं, नागरिक सुविधाएं वो सारी मुहैया कराई जाएंगी। शहर को एक सुंदर मऊ, हरा भरा मऊ और एक विकसित मऊ देने का पूरा प्रयास करूँगा। क्या लोग उम्मीद करें, आखिरी सवाल है कि क्या लोग उम्मीद करें कि अभी जो टाइम बचे हैं उसमें डेवलपमेंट के लिए कुछ टेंडर हो सकते हैं क्या? हाँ, बहुत हो सकते हैं, सारा समय बाकी है, होगी। ठीक है, चलें सब, शुक्रिया। अच्छा, तैयब पालकी को आप हिट क्यों करते हैं? डर लगता है क्या? क्योंकि जब भी वो जीते हैं तो 54,000 और 58,000 वोट पाए हैं, आप 50 क्रॉस नहीं किए। आप उसको क्यों भूल रहे हैं? 2012 में 15,000 वोट पाए थे और जमानत जब हुई थी, चौथे नंबर पर गए थे। 17,000 नहीं, 17,000 नहीं था, बस जो भी रहा, लेकिन इतना मुझे याद है कि उनकी जमानत जब्त हुई थी और चौथे नंबर पर गए थे। तो जो दो मरतबा जीते हैं, किसकी वजह से जीते हैं आप जानते हैं? ये तो सीधा विधायक जी की वजह से जीत जाते हैं। फिर विधायक जी को भी अपना धक्का मार के किनारे लगा देते। कौन विधायक, हम तो जानते ही। लेकिन आप भी तो जेल में मिलने गए थे विधायक जी से। कभी नहीं गया, कभी नहीं गया आज तक। आप बता दीजिए कभी एक बार गया हूँ तो। नहीं, ये सारी चीज़ें तो हैं। अब आप कुछ भी कह लीजिए, उससे हमसे क्या लेना देना। कभी नहीं गए और हम कभी समर्थक नहीं रहे विधायक जी के, आप जानते। अगर समाजवादी पार्टी आपको सिंबल नहीं देती है तब क्या करेंगे? सिंबल देगी क्यों नहीं? और ये बात कबल अज़ वक्त है। पहले पार्टी का, अब सब देख नहीं रहे हैं, कुल लगा हुआ है, आपको समझ में नहीं आता। नहीं, समझ में तो आता है, लेकिन पार्टियों के उसूल भी मुझे समझ में आते हैं कि पार्टियां उन्हीं को टिकट देती हैं जो वफादार नहीं होते। नहीं, हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता। हमारी पार्टी में दो चीज़ देखी जाती है, एक तो वफादारी देखी जाती है और जीताऊँ देखा जाता है। तो हम लोग पहले खाने में तो फिट हैं कि हम लोग वफादार हैं पार्टी के। अब जिताऊँ है कि नहीं, आप बताइए। एक सवाल आते हैं हम बुनकरों के, इस पे बुनकरों के फ्लैट रेट का मामला अधर में रुक गया और आपने बहुत पहले माला पहन लिया और आपको बहुत ट्रोल भी किया गया कि आप काम होने से पहले माला पहन लेते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो माला तो लोगों ने पहनाया था इसलिए कि वो 2020 तक का पुराने रेट पर जमा होने का आदेश हो गया था, तो वो जमा हो गया पुराने रेट पर 2020 तक का। अब 2020 के बाद बाकी है, तो जिस काम के लिए लोग परेशान थे वो एक काम एक पार्ट में हुआ, भाई 2020 तक का पुराने रेट पे जमा होगा। 2017 से बकाया चल रहा था, तो वो इतना जमा हुआ, तो उसमें लोगों ने बनाया था माला पहनाया। तो ये तो लोगों ने जो माला पहनाया, सवाल उनसे करिए ना। उत्तर प्रदेश के बुनकरों की जो पूरी टीम है, उसको माला पहनाइए। उत्तर प्रदेश के बुनकरों की जो पूरी टीम है, जब आप जाते हैं मीटिंगों में तो उस टीम में मैक्सिमम लोग कहते हैं कि अरशद जमाल की वजह से ये काम रुक गया, नहीं तो अब तक तो डिक्लेयर हो गया होता। ये बढ़िया सवाल आपने पूछा। आप थोड़ा सा इस पर हम बताइए। दरअसल वहाँ खेल क्या हो रहा है, छोटे बुनकर और बड़े बुनकर, ये खेल वहाँ चल रहा है। हमारा कहना ये है कि जितने भी कनेक्शन हैं सरकार की तरफ से, उसमें 80% छोटे बुनकरों के। छोटे बुनकर सुना दी कि 1 लूम, 2 लूम, 4 लूम, 3 लूम, 5 लूम, 10 लूम तक, तो ये छोटे बुनकर हुए। सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है सब्सिडी का, और सरकार के ऊपर लोड इसलिए पड़ रहा है कि हमने तमाम आंकड़ा निकाल के दे दिया कि साहब 90% उसमें छोटे बुनकर हैं और 10% जो हैं बहुत बड़े बुनकर हैं। वो बुनकर क्या, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ उन्होंने लगा रखी हैं, वो ट्विस्टिंग मशीन, डबलिंग मशीन और ये सारी चीज़ें उसमें चल रही हैं। हम, और जो सब्सिडी का अमाउंट है वो इन 90% बुनकरों को 10% आता है, और उन 10% लोग 90% सब्सिडी का अमाउंट ले जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि उन बड़े उद्योगपति हैं, उनको तो कोई सब्सिडी की जरूरत है नहीं, उनको इस योजना से बाहर कर दीजिए और एक फ्लैट रेट छोटे बुनकरों का बहाल रखिए 5 किलोवाट तक या 10 किलोवाट तक। हमारी लड़ाई शुरू से ही है। वहाँ कोई गरीब आदमी पहुँचता नहीं। मैं अकेला होता हूँ जो गरीबों की बात करता हूँ, तो मेरे ऊपर सब नाराज़ होते हैं, क्योंकि वहाँ आम आदमी कैसे पहुँचेगा वहाँ तक। तो वहाँ सब जो बड़े उद्योगपति हैं वही वहाँ मीटिंग में पहुँचते हैं, तो वो लोग हमारे इस प्रपोजल से नाराज़ होते हैं। लेकिन कि खेला इतना ही, अगर छोटे बुनकरों को इन्हीं लोगों की वजह से रुका हुआ है, वरना अब तक 5 से लेकर 10 किलोवाट तक पे अगर राजी हो जाते बुनकर तो इतनी मीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, कभी भी समाधान हो गया होता। तो जो बहुत सारे जो बीजेपी के भी लोग हैं जो इस काम में शामिल हैं, तो उनका भी दबाव होता है, लेकिन वो सब बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले लोग हैं। तो हमारा जो मुखालफत होती है वो इसी वजह से होती है। लेकिन हम लोग तो मुखालिफ हवाओं में आगे बढ़ने के आदी हैं। और मुझे लगता है कि हमारे अंदर जब तक मुखालफत नहीं होती निखार नहीं आता। अरशद जमाल और विजय राजभर की कोई अंदरूनी साठगांठ है क्या? क्योंकि नगर पालिका में दोनों चेयरमैन और मेंबर एक साथ थे और दोनों लोग एक ही आदमी को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा क्यों?
विजय राजभर बढ़िया आदमी थे, सही बात है, मैं बता रहा हूँ। जब तक 5 साल मेंबर रहे तो, और इधर विधायक जब रहे तो भी इस तरह की भाषा उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं की थी। लेकिन ये अचानक इन्होंने ट्रैक चेंज किया है, तो मुझे लगता है कि कम्युनलाइज करके वो शायद इस चुनाव को खुद लड़ना चाहते हो, ऐसा हो सकता है, या उनके घर का कोई लड़ना चाहता हो, मतलब ये जो भी वजह हो, लेकिन फेम बनना चाहते हैं इस नगर पालिका। हाँ, वो हिंदू और मुस्लिम का कार्ड खेलकर जो खेल खेलना चाहते थे, लेकिन वो खेल बिगड़ गया, खेल का खेल हो गया। महायोजना पे आपने कुछ बातें कही, जैसे कि महायोजना अगर आप चेयरमैन आते हैं तो महायोजना को कुछ तरमीम कराने की बात करेंगे। नहीं, तरमीम क्या, उसे सीधा बोर्ड में प्रस्ताव ले आएंगे और उसे मनसूखी का प्रस्ताव बनाकर बोर्ड से सरकार को भेजा जाएगा। बाकी निरस्त सरकार को लेना है। लेकिन 2000 जब उसको ना मैं मंजूर करने का नगर पालिका को अख्तियार है, ना निरस्त करने का अख्तियार। आपने बहुत चालाकी से जवाब दे दिया, यही मैं पूछने चाह रहा था कि 2001 में आप नहीं, आप अगर आरोप लगा रहे हो नगर पालिका पे, तो मैं अगर जीत के आया तो पहली बोर्ड की बैठक में इसके निरस्तीकरण का प्रस्ताव ले आ दूंगा, प्रस्ताव बना के सरकार को भेज दूंगा। अगर हमने बनाया तो हमने निरस्त कर दिया। अब आप समझिए। तो उम्मीद करते हैं कि अब्बास अंसारी अरशद जमाल को समर्थन देंगे या हिमायत देंगे? उम्मीद करते हैं, अच्छी उम्मीद करनी चाहिए। मुझे क्या, मुझे अगर कोई समर्थन करे तो मुझे क्या दिक्कत है, मुझे कोई भी समर्थन करे। अगर अब्बास अंसारी का साथ होता है तो क्या इंतजामिया की तरफ से कोई नकेल आप पे नहीं कसी जाएगी? ऐसा है ना कि अगर अब्बास अंसारी का साथ होता है तब ना देखा जाएगा, और हम लोग इन सब चीज़ों से क्या घबराना है। अब्बास अंसारी अगर अपने लोगों से कहते हैं कि अरशद जमाल को वोट दो, तो मुझे इसमें क्या एतराज़ है, मुझे तो स्वागत है। लेकिन हमारा साथ कोई नहीं है। अब तो हमारे दल से उनका अलायंस भी ख़त्म हो गया है, हमारा उन लोगों का साथ कोई नहीं है। लेकिन वोट देने के लिए अगर उनको लगता है कि अरशद जमाल इस ओहदे के लिए बेहतर हैं, तो अगर वो अपने लोगों से इशारा देते हैं कि अरशद जमाल को सपोर्ट करो, तो इसमें क्या मुझे बुराई है या क्या हो सकता है? आखिरी सवाल थोड़ा सा हट के, लेकिन कही देते हैं सारे लोग। आप सवाल पूछ के घबरा जाएंगे, मैं जवाब नहीं। सारे लोग आजकल चर्चा कर रहे हैं कि अरशद जमाल ने भी एक ट्वीट किया है कि दिल है कि मानता नहीं। ऐसा ट्वीट मैंने तो नहीं कोई किया है। सोरा भास्कर को लेके नहीं, वो गलत है, वो तो फर्जी आईडी से नहीं, एक मेरी फोटो वाली बात ना। हाँ, वो तो फर्जी आईडी किसी ने मेरे नाम की बना के ये कमेंट किया था, पोस्ट नहीं कोई थी, एक कमेंट किया था, जबकि वो आईडी भी बाद में नहीं दिखी। मुझे लगता है कि वो आईडी भी बाद में डिलीट कर दी गई। तो जब जो मुखालिफ लोग हैं उनके पास ज़मीन खिसक गई है, देखिए सच बताऊँगा आपको, आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा मुँह में घूम के, उनकी ज़मीन खिसक गई है, और तो अब वो फितना फैलाते हैं। तो जो बहुत कमज़ोर होता है वो क्या करता है कि दूसरों की कमी तलाशता है। हालांकि दूसरों की कमी तलाशने के बजाय, अफवाह फैलाने के बजाय अगर आप खुद को मजबूत करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। पब्लिक से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पब्लिक से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि इस बार के चुनाव में आप हमको जिताइए और हमको वोट दीजिए। जो नए क्षेत्र शामिल हुए हैं उनसे भी मेरी अपील है कि वो लोग भी इस चुनाव में मेरी मदद करें। मैं सभी लोगों से वादा करता हूं कि मेरे जिस्म में जितनी जान है उसका इस्तेमाल करूंगा और आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। थैंक यू सर। शुक्रिया आपका।